Hello everyone, this is Abhishek here. Welcome to my class. My today's topic in microbiology for lecture is Shigella. आज हम शिगेल्ला बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी माइक्रोबायोलॉजी देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको मेरे सारे वीडियोस जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे और एज अ रिटन वर्क भी मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप इससे देख के नोट्स भी बना सकते हैं और आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी मिल सकते हैं अगर इसको आप पूरा तरीके से फॉलो करें। अगर इसको और आपको जो समझ में नहीं आता है तो मैं विथ लेक्चर ऑनगोइंग जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उसमें आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज़ें क्या क्या टर्म है। तो शिगेल्ला बहुत कोई हार्ड नहीं है, टॉपिक बहुत ईजी और शॉर्ट टॉपिक है। तो चलिए जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। शिगेल्ला के बारे में कभी सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना होगा। बता आपने कि डिसीजेस जो कॉज करता है उसके बारे में सुना है? शिगेल्ला के सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्या क्या ये करता है, इसके कारण क्या डिसीज़ होती है। हाँ बेटा, एक बात ये हमेशा ध्यान रखना, माइक्रोबायोलॉजी में अगर आप पढ़ते हो तो जो भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप पढ़ो ना, वो ये ध्यान रखना कि वो ऑर्गेनिज्म वो डिसीज़ कौन सी कॉज कर रहा है, उसकी पैथोजेनेसिस क्या है, वो हमेशा आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्यों होना चाहिए मालूम? क्योंकि जब भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कभी कभी उसके डिसीज़ को लेके पूछ लेते हैं, ना कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछते हैं। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? वो पूछ लेंगे कि ये जो डिसीज़ है ये कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है। पर ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, अगर आपने पैथोजेनेसिस नहीं पढ़ी तो आपको पता ही नहीं होगा कि यार ये ऑर्गेनिज्म कौन सी डिसीज कॉज करता है। बस आपने उसकी क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजी पढ़ लिया, लैब डायग्नोसिस पढ़ लिया, पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, पर आपने ये तो पढ़ा ही नहीं कि भैया इसकी पैथोजेनेसिस क्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, फिर आपको बनते नहीं है। तो हमेशा जब भी आप तैयारी करें तो हमेशा ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हो तो इसकी डिसीज़ हमेशा पता होनी चाहिए कौन सी कॉज कर रहा है। The organisms of genus Shigella are exclusively parasites of human intestine and other primates and cause bacillary dysentery in man. ये क्या है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि शिगेल्ला जीनस में से आते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिवली ये क्या है, पैरासाइट्स कैसे माने जाते हैं क्योंकि कायम रहते हैं ये ह्यूमन गट और इंटेस्टिन्स में ये प्रेजेंट रहते हैं ये ह्यूमंस के। एंड अदर प्राइमेट्स कॉज बेसिलरी डिसेंट्री इन मैन, और बेसिलरी डिसेंट्री कॉज करते हैं मैन में, या तो यानी शिगेलियोसिस, शिगेलोसिस भी बोलते हैं इसको, शिगेलोसिस यानी कि डिसेंट्री होना, डिसेंट्री यानी कि दस्त लगना, डायरिया हो जाना। और ये डायरिया कॉमन डायरिया नहीं होता है बेटा, शिगेल्ला के कारण जो डायरिया होता है वो ब्लडी डायरिया होता है, यानी कि डायरिया के साथ साथ दस्त के साथ साथ उसमें ब्लड भी आने लग जाता है, स्टूल्स में ब्लड आता है। ठीक है, डायरिया के समय क्या होता है, दस्त लगने के समय ये उसमें दस्त में खून आने लग जाता है। तो शिगेल्ला के कारण इस तरीके की बीमारी कॉज होती है। इसको बेसिलरी जो डिसेंट्री है, कभी भी अगर कोई क्वेश्चन आए कि बेसिलरी डिसेंट्री डिफाइन करने के लिए बोला गया आपको, तो क्या लिखोगे आप? शिगेल्ला के बारे में जितना भी पता है पूरा आप वो लिख दोगे। ठीक है, बेसिलरी डिसेंट्री में अगर माइक्रोबायोलॉजी के पेपर में आया तो। द नेम शिगेल्ला इज नेम्ड आफ्टर शीगा। जो नाम है शिगेल्ला वो किस नाम से आया है? शीगा के नाम से आया है। शीगा एक इंसान था, एक पर्सन था, हु आइसोलेटेड द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस जीनस, जिनने क्या किया था? आइसोलेट किया था शिगेल्ला जो जीनस है उसमें का जो फर्स्ट जो स्पीसीज है शिगेल्ला की, उसको शिगेल्ला बेटा क्या है? जीनस है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसके अंदर बहुत सारी इसकी स्पीसीज है शिगेल्ला की। शिगेल्ला जीनस को फर्स्ट सबसे पहले आइसोलेट करने का काम किया था शीगा ने। किस समय? इन 1896 में, फ्रॉम एपिडेमिक डिसेंट्री इन जापान। जापान में इसकी एपिडेमिक डिसेंट्री हुई थी, यानी कि उस एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, उस पर्टिकुलर एरिया में डिसेंट्री हुई थी, इसका इन्फेक्शन हुआ था। पेंडेमिक नहीं है, ये एपिडेमिक है, यानी पर्टिकुलर एरिया में। और जो पेंडेमिक होता है वो वर्ल्ड वाइड हो जाता है, पूरी महामारी जो होती है पूरी बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है। पर एपिडेमिक जो होता है पर्टिकुलर एरिया में, सिटी में, गांव में, विलेज में, इस तरीके की जगहों पे एपिडेमिक कहलाता है। ठीक है, और पेंडेमिक यानी पूरा ऑल ओवर, उसने जब वर्ल्ड को पूरा कवर कर लिया है, जैसे कि कोरोना अभी क्या है? पेंडेमिक है, महामारी है, क्योंकि सब जगह फैली हुई है ये, है ना। अगर मैं मलेरिया बोल दूं तो मलेरिया क्या है? एपिडेमिक हो जाएगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर क्षेत्र में फैल रहा है। ठीक है, उस तरीके से डिसेंट्री जो है ये एपिडेमिक डिसेंट्री हो गई थी, जो कि सिर्फ जापान में ही फैली थी। और शीगा नाम के जो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, उन्होंने क्या किया था? इसको आइसोलेट किया था। कौन से ईयर में? इन 1896 में इसको किया था, और उन्हीं के नाम से ये शिगेल्ला जीनस चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम इसकी देखते हैं बेटा मॉर्फोलॉजी। Shigella are short gram-negative bacilli measuring about 1 to 3 μm multiplied by 0.5 μm। इसका साइज क्या होता है बेटा? इसका साइज होता है 1 to 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 μm इसका साइज होता है। ये होते हैं आपके ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। किस में आते हैं? ग्राम नेगेटिव बेसिलाई में इसका
इसके अंदर आते हैं ये, दे आर नॉन मोटाइल, नॉन कैप्सुलेटेड और नॉन स्पोरिंग। नॉन मोटाइल यानी कि मोटिलिटी नहीं है, ये मूवमेंट नहीं कर सकता है, इसमें किसी भी तरीके का पेरिट्राइकेट फ्लैजिला नहीं है इसमें, यानी कि इसमें कोई भी ऐसे फीचर्स नहीं है जिसके कारण ये मूवमेंट कर सके, जब तक कि इसको कोई मूवमेंट के लिए सोर्स ना मिले, है ना। जैसे गंदा खाना, गंदा पानी आपने खा लिया, उससे क्या होगा, ये शिगेल्ला आपके अंदर आ जाएगा और कंटेमिनेशन करेगा और इस तरीके की बीमारियां करेगा। पर आप हाइजीन मेंटेन रख रहे हो, सारी चीज़ें साफ सुथरी है, पानी प्योरीफाइड वाला पी रहे हो या उबाल के पी रहे हो, खाना अच्छी तरीके से पका रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, चीज़ बॉयल हो रही है, साफ सुथरी चीज़ें ले रहे हो, तो उससे क्या होगा, फिर ये बीमारी नहीं होगी। ठीक है। नॉन कैप्सुलेटेड एंड नॉन मोटाइल यानी कि एक कैप्सूल, एक शील्ड फॉर्मेशन नहीं करता है, एंड नॉन स्पोरिंग यानी इस तरीके के स्पोर फॉर्म नहीं करता है जिससे एक नया शिगेल्ला बैक्टीरिया बन जाए, इस तरीके की चीज़ ये नहीं करता है। मॉर्फोलॉजी में देख लो, ग्राम नेगेटिव बेसिला है, तो इसकी नेगेटिव किस तरीके के दिखते हैं, पिंकिश रेड कलर के दिखते हैं। देखो ये आपको दिख रही होगी, स्टेनिंग दिख रही है। ये माइक्रोस्कोप में जब देखा जाए शिगेल्ला के बैक्टीरिया को, तो इस तरीके के बेसिलाए इस पर नज़र आते हैं, लंबे लंबे रॉड शेप के बेसिलाए होते हैं और इस तरीके से ये नजर आते हैं। ठीक है। क्लासिफिकेशन, शिगेल्ला आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। शिगेल्ला डिवाइडेड है बेटा 4 ग्रुप्स में, ए बी सी एंड डी, इन 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है ये, बेस्ड ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोकेमिकल एंड सीरोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी। किसके ऊपर, इसके बायोलॉजिकल और सीरोलॉजिकल जब इसके टेस्ट लगाते देते हैं, उसकी जो स्पेसिफिसिटी है यानी कितने प्रकार के हैं, उस पे इसका जो ग्रुप्स है बेस्ड शिगेल्ला का, है ना। यानी कोई स्पीसीज किसी तरीके के टेस्ट दे दी है, कोई स्पीसीज किसी तरीके के टेस्ट पॉजिटिव दे दी है, तो इस तरीके की इसकी स्पेसिफिसिटी इसकी सीरोलॉजिकली इसका डिफर करती है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस, डायग्नोसिस डिपेंड अपॉन आइसोलेटिंग द बेसिलाई फ्रॉम फीसिस। जो इसका डायग्नोसिस डिपेंड होता है आइसोलेटिंग द बेसिलाई फ्रॉम फीसिस, यानी फीसिस जो सैंपल है, सैंपल क्या देंगे, फीसिस सैंपल रहेगा इसका, स्टूल सैंपल रहेगा, और स्टूल सैंपल में से जब हम बेसिलाई को अलग निकाल लेते हैं, उस पर इसका डायग्नोसिस डिपेंड करता है। ठीक है। स्पेसिमेन क्या, फ्रेश स्टूल इज कलेक्टेड, फ्रेश स्टूल रहना चाहिए। रेक्टल स्वैब्स आर नॉट सेटिस्फैक्टरी, रेक्टल स्वैब यानी रेक्टस से एनस में से जो स्वैब निकालते हैं, पोंछ के निकाला जाता है अंदर से, मोस्टली चिल्ड्रंस में करते हैं इसको, वो चीज़ रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है। द आइडियल स्पेसिमेन इज डायरेक्ट स्वैब ऑफ एन अल्सर टेकन अंडर सिग्मोइडोस्कोपिक एग्जामिनेशन, यानी जो आइडियल स्वैब जो है इसका डायरेक्ट स्वैब ऑफ अल्सर टेकन, ये क्या करता है, अल्सर बना देता है, यानी कि आपकी आंतों में, इंटेस्टीन्स में छाले बना देता है। छाले के कारण क्या होता है, छाले बड़े होते हैं, फूटते हैं, पस फॉर्मेशन करते हैं, और इसलिए जो होता है स्टूल जब पास होता है, फीसिस निकलता है, सैंपल डायरिया निकलता होता है आपको, तो उसके साथ ब्लड भी आता है, क्योंकि छाले क्या है अंदर फूट रहे हैं, और फूटने से क्या हो रहा है, ब्लड आ रहा है उसमें से, और इसलिए जब वो स्टूल में से होते हुए, जब स्टूल उसमें से निकलता है, घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, तो पूरा वो फूट जाते हैं और क्या होता है, ब्लड बाहर आता है। तो अगर आपको अगर स्वैब लेना है, रेक्टल स्वैब रिकमेंडेड नहीं है, पर आप अल्सर में से स्वैब ले सकते हैं। और अल्सर का अगर आपको स्वैब लेना है तो अल्सर का स्वैब कैसे लेंगे, सिग्मोइडोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। और सिग्मोइडोस्कोपिक एग्जामिनेशन कैसे होता है, सिग्मोइडोस्कोपिक एग्जामिनेशन पता है, नहीं पता होगा। सिग्मोइडोस्कोपिक एग्जामिनेशन का मतलब ये है बेटा कि जो आपका सिग्मोइड जो कॉलन है, सिग्मोइड कॉलन, जो कि आपका जो लार्ज इंटेस्टीन के बारे में पढ़ा है, जो उसका जो सिग्मोइड कॉलन वाला जो पोर्शन है, जो एनस से जाकर जो सिग्मोइड कॉलन निकलता है, उस पोर्शन का एग्जामिनेशन करते हैं। उसमें एक ट्यूब डाला जाता है जिसके अंदर कैमरा होता है, एक लाइट टॉर्च होता है, और उसके द्वारा वो जब जो भी फिजिशियन है उसमें डालता है एनस के थ्रू, है ना, एनस के थ्रू डालेगा उसको, और अंदर टॉर्च के थ्रू, अंदर जो टॉर्च लगा होगा पाइप में, उसके थ्रू थोड़ा एग्जामिनेशन करेगा किस जगह अल्सर है, और फिर उसमें एक स्वैब डालेंगे, और स्वैब से पोंछ के उस अल्सर का सैंपल लिया जाएगा, जिसके कारण क्या हो रहा है, वो शिगेल्ला वहाँ प्रेजेंट है। तो इस तरीके से एग्जामिनेशन रेक्टल स्वैब का अगर लेना है तो अल्सर का लेते हैं सिग्मोइडोस्कोपिक एग्जामिनेशन के द्वारा। समझ में आया। स्पेसिमेन स्टूल सैंपल है, बेसिलस को हम क्या करेंगे, ये क्या है, शिगेल्ला क्या है, बेसिलाए है, ग्राम नेगेटिव बेसिलाए है, और इसके एग्जामिनेशन के लिए हमको स्टूल सैंपल या तो डायरेक्ट रेक्टल स्वैब में नहीं ना लेकर, जो अल्सर जहाँ पे प्रेजेंट है अल्सर का स्वैब ले सकते हैं। एक आइडियल स्पेसिमेन हो सकता है, पर किस प्रोसेस के द्वारा लेंगे तो उसको बोलते हैं सिग्मोइडोस्कोपिक एग्जामिनेशन के द्वारा हम इसको करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे। स्पेसिमेन शुड बी ट्रांसपोर्टेड इमीडिएटली एंड इन
एंड इनॉक्यूलेटेड विदाउट डिले। स्पेसिमेन को हमको क्या करना है, इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट करना है विदाउट डिले, बिना किसी डिले के हमको जल्दी से स्पेसिमेन को ट्रांसपोर्ट करना है। इफ डिले इज इनएविटेबल स्पेसिमेन शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन सुटेबल मीडियम। और अगर डिले ज़्यादा हो रहा है, अगर जानबूझ के नहीं कर रहे फिर भी डिले हो रहा है इन अ सुटेबल, तो क्या करना है, स्पेसिमेन शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन अ सुटेबल मीडियम सच बफर ग्लिसरॉल सलाइन। सच जो बफर ग्लिसरॉल सलाइन मीडियम है, इसमें हम स्पेसिमेन को रख के लेके जा सकते हैं, जिसका पीएच होता है 7.0 to 7.4 होता है। अल्कलाइन ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज्ड फॉर विब्रियोज आर इनिबिटरी फॉर शिगेल्ला। अल्कलाइन ट्रांसपोर्ट मीडियम यूज्ड फॉर विब्रियोज आर इनिबिटरी फॉर शिगेल्ला, यानी जो अल्कलाइन मीडियम जो होता है वो इनिबिटरी होता है, जिसके लिए हम विब्रियोज के लिए जो यूज़ करते हैं वो इनिबिटरी होता है शिगेल्ला के लिए, शिगेल्ला को वो रोकता है ना, तो बढ़ने नहीं देता है। इसीलिए क्या होता है, अल्कलाइन मीडियम उसका हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, एसिडिक मीडियम में उसको लेके जाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ तक जो मेरा वीडियो था, ट्रांसपोर्ट, लेबोरेटरी डायग्नोसिस, स्पेसिमेन, क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी और शिगेल्ला के बारे में यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा इसके डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, इसके कल्चर, बायोकेमिकल्स और इसका क्या टेस्ट लगते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट, सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी इतना समझ लो, इतना लिख लो, और फिर जब नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो अब उसमें भी सारी चीज़ों को आपको अच्छे से